दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी वर्णमाला। ये पहला चैप्टर है हिंदी का, ठीक है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 प्रश्न आएंगे वर्णमाला से, ठीक है दोस्त। और 37 क्वेश्चन में मैं ये पूरा एक सीरीज लेके आ रहा हूँ 20 दिन का, ठीक है। इस 20 दिन में हिंदी से जो भी जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम टैली करे, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन एकदम आराम से कम आप 32 से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं 37 का 37 गारंटी नहीं देता हूँ, ठीक है। लेकिन 32 से 35 क्वेश्चन अगर चैनल को फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हिंदी का टेस्ट पर डे आता रहता है, ठीक है। हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इन और मैथमेटिक्स जो जनरल आता है इसमें, ठीक है। तो इसके टेस्ट वगैरह आते रहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। जाके आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए, ठीक है। इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है। इस 21 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा वर्णमाला खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो वर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्त। वर्ण वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। वर्ण को ही हम लोग बोलते हैं ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब देखिए हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है, वर्णमाला, ठीक है दोस्त। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण अथवा ध्वनि, ठीक है। वर्ण अथवा ध्वनि, ये भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि भाषा का सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा का सार्थक इकाई जो होता है, ठीक है, सार्थक इकाई अगर पूछेगा, ठीक है, सार्थक इकाई होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, देखिए भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई। अभी हमने बताया सार्थक इकाई अगर पूछेगा, अगर सार्थक इकाई पूछता है, लघुत्तम उसमें न दिया हो, ठीक है। केवल सार्थक इकाई पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है दोस्त। क्या हो जाएगा, भाषा की सार्थक इकाई आपका वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है भाषा का सब सार्थक लघुत्तम इकाई। तो सार्थक लघुत्तम इकाई आपका जो होता है, ठीक है दोस्त, तो सार्थक लघुत्तम इकाई होगा आपका शब्द। अब शब्द क्यों, क्योंकि देखिए ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए क, ठीक है, ख, ग, घ, ये सभी क्या है, ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु अगर हमने लिख दिया कल, ठीक है, खग, खग, गमला, ये सभी क्या हो गई, आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कही जाती है, ठीक है दोस्त। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई जो होती है, ठीक है, भाषा की मूल इकाई को ध्वनि बोला जाता है, ठीक है। ध्वनि को भाषा की मूल इकाई, ध्वनि अथवा शब्द को भाषा की मूल इकाई बोला जाएगा। आप यहाँ एक छोटा सा नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स है कि यहाँ पे सारा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाषा की जो छोटी इकाई है वो वाक्य है, ठीक है। सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, ठीक है। लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, अभी हमने बताया शब्द होता है, ठीक है। अब वाक्य से छोटा क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। पदबंध से छोटा होता है पद, इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द। देखिए यहाँ हमने यहाँ नोट भी किया है कि शब्द या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, ठीक है। अब शब्द अथवा पद से छोटा होता है अक्षर। अक्षर से छोटा होती है ध्वनि। ध्वनि, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है दोस्त। और अक्षर क्या है, जैसे मान लीजिए राम, हम लोग राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट से यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड है आपका, जो चौथा क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं, ठीक है। वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के दो भेद हैं, ठीक है। वर्ण, एक स्वर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है दोस्त। एक स्वर होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन होगा, ठीक है। स्वर और देखिए हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, टोटल 52 वर्ण है। और 52 वर्ण में आपका जो 11 स्वर है, ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41 मानी गई है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी मानी गई है, 41 मानी गई है। अब जैसे इसमें अगर आपको एक चीज़ क्लियर करना है कि अब देखिए तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। उच्चारण के स्थान पर कुल वर्ण, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से अगर कह दे, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से कुल वर्ण कितने होंगे, ठीक है, दृष्टि से वर्ण,
उच्चारण की दृष्टि से कुल वर्ण होंगे आपके 47। ठीक है, इस 47 में क्या क्या है देखिए, 47 वर्ण होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से टोटल कितने वर्ण हैं? 47। इस 47 में आपका टोटल 10 स्वर है। ठीक है, 10 स्वर हो जाएगा। ठीक, 33 व्यंजन हो जाएंगे। 33 आपके व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, 33 व्यंजन हो जाएंगे। और इसमें दो द्विगुण आते हैं, द्विगुण। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने आते हैं? 2 आते हैं। वो कौन कौन है? ड और ढ। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन होते हैं? ड और ढ, ऐसे जिसके नीचे बिंदी लगा होता है, ड और ढ। ठीक है, और इसमें दो आगत व्यंजन होते हैं। दो कौन से व्यंजन होते हैं? आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन। ये इनकी संख्या होती है 2, यानी कि उच्चारण के स्थान पर वर्णों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 47। 10 स्वर, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण और 2 आगत व्यंजन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अथवा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ यहाँ एक और समझ लीजिएगा। ठीक है, लेखनी के आधार पर वर्ण। ठीक है, अभी उच्चारण के आधार पर हमने बताया 47, और लेखनी के आधार पर वर्ण जो होते हैं। ठीक है, लेखनी के आधार पर, लेखनी के आधार पर जो वर्ण होंगे, ठीक है, वर्ण वो कितने होते हैं? 52। 52 वर्ण होंगे, जिसमें से आप ये तीन चीज़ याद रखिएगा। जिसमें 13 स्वर होता है। ठीक है, 13 स्वर लेखनी के आधार पे। ठीक है, 35 व्यंजन होता है। 35 व्यंजन होता है। ठीक है, और आपका 4 गो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 आपका क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। लेखनी के आधार पे वर्ण कितने हिंदी वर्णमाला में? 52। 13 स्वर। ठीक है दोस्त, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। अभी मैंने बताया हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि लेखनी के आधार पर टोटल कितने हैं? 52 वर्ण। ठीक है, 52 वर्ण। और 52 वर्ण में क्या क्या होता है? 13 स्वर होता है आपका। ठीक है, 13 स्वर लेखनी के आधार पे। ठीक है, 35 व्यंजन होता है। 35 व्यंजन होता है, और आपका 4 संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अब देखिए, मात्रा के आधार पर जो होता है स्वर, जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3। कौन कौन होता है? देखिए, एक होता है ह्रस्व। ठीक है, मतलब जो छोटी मात्रा वाला होता है। तो ह्रस्व में होता है अ, इ, उ और री। ये छोटी मात्रा वाला, इसे ह्रस्व बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका दीर्घ। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? दीर्घ। ठीक है, अब दीर्घ में कौन कौन आते हैं? जितने बड़ी मात्रा वाले होते हैं। ठीक है, दीर्घ वाले में कौन होते हैं? जितने बड़ी मात्रा वाले, जैसे आ हो गया। ठीक है, ई हो गया। जिनमें ह्रस्व से एक ज़्यादा लगे, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है दोस्त, आ, ई, ऊ। और इसमें आपका आ जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और अ हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा होता है आपका, जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे हम लोग ओम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओम में क्या होता है? जो उच्चारण होती है ओम की। ठीक है, ओम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ओम। ठीक, तो ये जो उच्चारण की दृष्टि से है, इसमें दीर्घ स्वर से भी एक मात्रा अधिक लगता है। ठीक है, तो वहाँ प्लुत स्वर होता है। ठीक, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि निम्न में प्राकृतिक स्वर बताइए, प्राकृतिक स्वर। ठीक है दोस्त, तो प्राकृतिक स्वर कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक स्वर आपके जो होंगे, ठीक है, प्राकृतिक स्वर आपके जो आएंगे, प्राकृतिक स्वर में आपके आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो वो होता है अ, ई और उ। ठीक है, अ, ई और उ, ये 3 जो होता है, अ, ई, उ, ये जो होते हैं प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें, इनमें एक मात्रा का स्वर लगता है। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर भी हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, अगर पूछ ले कि दो मात्रा का जिसमें समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। दो मात्रा का स्वर जिसमें लगेगा या समय लगेगा उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा आप, एक चीज़ ये क्लियर कीजिएगा कि अगर स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो पूछ ले
कि लेखनी के आधार पर स्वर कितने हैं, ठीक है। लेखनी के आधार पर स्वर हैं, लेखनी के आधार पर, लेखनी के आधार पर स्वर जो है, आधार पर स्वर, स्वर किसके आधार पर, लेखनी के आधार पर आपके 13 हैं, जिसमें अन और अह भी आता है, ठीक है। और पूछ ले व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से तो आपके हो जाएंगे 11, ठीक। और उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो उच्चारण की दृष्टि से आपका जो स्वर होता है, ठीक है, वो होता है आपका 10, ठीक है दोस्त। उच्चारण की दृष्टि से 10, लेखनी के आधार पर 13, ठीक है, और व्याकरण की दृष्टि से कितना होता है, 11 होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए स्वरों से अगर हम लोग शुरू किए हैं तो इसमें जो इसका मेन चीज़ बता देते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो स्वर हैं, आधार पर स्वर, आधार पर स्वर, ठीक है, आधार पर स्वर, इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए पहला है अग्र स्वर, पहला क्या है, अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आता है, अग्र स्वर में आपका आ जाएगा इ, ई, ए और ऐ, ये अग्र स्वर होते हैं, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के अग्र स्वर हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो आएगा आपका, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर, ठीक। तो मध्य स्वर में कौन कौन आएगा, मध्य स्वर में बस एक आता है और इसको याद रखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पे जो मध्य स्वर होता है वो होता है ओ, ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में कौन कौन आएगा, पश्च स्वर में आ जाएगा, ठीक है दोस्त, उ आ जाएगा, उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, औ आ जाएगा, ठीक है, औ आ जाएगा और आ जाएगा। जैसे हम लोग जो डॉक्टर लिखते हैं ना वो मात्रा लगती है तो यही वाली मात्रा लगती है अ, ठीक है। तो ये पश्च स्वर में आते हैं, मध्य स्वर में ओ आता है, अग्र स्वर में ई ए ऐ ये आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ ले आपसे कि मुख द्वार के आधार पर, ठीक है, मुख द्वार के आधार पर अथवा जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद बताइए। जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर जो स्वर हैं, जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर जो स्वर हैं, ठीक है, आधार पर जो स्वर हैं उनके कितने भेद हैं, तो उनके होते हैं 4 भेद। कितने भेद होते हैं, जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर जो स्वर हैं, ठीक है, या मुख द्वार के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 भेद। वो होता है विवृत, ठीक है, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है दोस्त, विवृत, अर्ध विवृत और संवृत और अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला विवृत, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा संवृत और चौथा क्या होता है, अर्ध संवृत। तो विवृत वाले में जो मात्रा आती है, मतलब स्वर आते हैं, वो होता है आ, ठीक है। अर्ध विवृत वाले में जो होते हैं वो होता है ओ, ऐ, ओ, नहीं औ, सॉरी औ होगा, ठीक है, और आता है आओ, ठीक है। और संवृत वाले में जो आपका आएगा, संवृत वाले में ई, उ और ऊ आएगा, ठीक है। और देखिए अर्ध संवृत वाले में कौन कौन आएगा, अर्ध संवृत वाले में ए और ओ, ये दो जो स्वर हैं अर्ध संवृत में है। विवृत में क्या आता है, आ आता है, ठीक है। विवृत में क्या आता है, इसे ओ मत पढ़िएगा, इसे आ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त, इसे क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ध विवृत में ए, ऐ, ओ और आओ, ठीक। संवृत में आता है ई उ और ऊ। अर्ध संवृत में आता है ए, ऐ, ए और औ, ए, ऐ, ए और औ, ठीक है दोस्त। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, आपसे अगर पूछ ले कि ओठों की स्थिति के आधार पे, ठीक है, ओठ की स्थिति के आधार पे आपके, ठीक है, कितने स्वर होते हैं, तो ओठ की स्थिति के आधार पे आपके जो स्वर होंगे, ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे आपके जो स्वर होंगे, ठीक, वो होंगे आपके 3 स्वर, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, ओठ की स्थिति के आधार पे देखिए जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं इनके, पहला टाइप है अवर्तुल, अवर्तुल, ठीक है,
ये ओठ की स्थिति कार्य पे अवर्तुल, वर्तुल, और तीसरा होता है जो ये वर्तुल है, तीसरा क्या है आपका अर्धवर्तुल, ठीक है, अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल, ठीक है दोस्त। ये ओठ की स्थिति के आधार पे स्वर हो गए अवर्तुल, वर्तुल और अर्धवर्तुल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ फैक्ट ये चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो जो सभी स्वर होते हैं, ठीक है, सभी स्वर आपके जो होते हैं, सभी स्वर आपके सघोष ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ। अब सघोष क्या होता है? जो स्वर इंद्रियों में कंपन लाए, ठीक है, उसे सघोष कहते हैं या घोष, इसी को घोष बोला जाता है। सघोष को क्या बोला जाता है? घोष बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, और सभी जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? ठीक है, अल्प प्राण में श्वास वायु कम लगती है और इनको बोलने में स्वर इंद्रियों में कंपन आता है, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है आपका यूपी पुलिस में कि सजाती स्वर कौन कौन से हैं? सजाती स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर जो आपके होते हैं 3 होते हैं सजातीय स्वर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए वो कौन कौन से हैं जो एक ही जाति से बने। अ प्लस अ मिलके आपका आ हो जाता है, तो आ जो है सजातीय स्वर है, ठीक है। ई प्लस ई मिलके आपका बड़ी ई बन जाएगा, ये भी सजातीय स्वर है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, ये भी सजातीय स्वर है, ठीक है। ये सजातीय स्वर हो गया। अब आते हैं विजातीय स्वर में, ठीक है। विजातीय मतलब विषम जाति वाला, ठीक है, विषम जाति वाला या विजातीय स्वर। विषम जातीय स्वर ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? 4 प्रकार के, देखिए, अ प्लस ई मिला तो ए बना, ठीक है। अ प्लस ई मिलके ए बना, इन्हें संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। संयुक्त स्वर भी इनको बोला जाएगा, ठीक है। अ प्लस ई बड़ी बड़ी ई मिला तो ए बना, ठीक है। अब देखिए, अ के साथ अगर हमने उ मिला दिया, छोटा उ, तो क्या बन गया? ओ बन गया, ठीक है। और अगर हमने अ के साथ बड़ा उ मिला दिया तो ये क्या बन गया? ओ बन गया। यानी कि यहाँ पे जो है विषम जाति स्वर या विजातीय स्वर जो होता है या संयुक्त स्वर जिन्हें बोला जाता है वो कितने हैं? ये 4। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये क्या होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये स्वर से रिलेटेड फैक्ट था ये। देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व मतलब छोटे जो स्वर हैं, छोटे मात्रा वाले स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं? 3। प्राकृतिक वाला ही मैंने बताया कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक स्वर में। अ ई और उ, अ ई उ, ये प्राकृतिक स्वर होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है दोस्त। और अगला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो 9वां है, निम्न में संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर, अभी मैंने बताया वहाँ पे कि जो संयुक्त स्वर होगा अथवा क्या होगा? विजातीय स्वर होगा, तो संयुक्त स्वर क्या होता है? ऐ होता है। ऐ, ये किससे किससे मिलके बनता है संयुक्त स्वर? ओ प्लस बड़ी ई से मिलके ऐ बनता है, ठीक है दोस्त। क्लियर हुआ? ओ प्लस बड़ी ई से मिलके ऐ बनता है, ये संयुक्त स्वर है, इसे ही विजातीय स्वर बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संवृत्त स्वर कौन कौन सा है? संवृत्त स्वर, अभी मैंने बताया है कि संवृत्त स्वर कौन कौन सा है। ऊपर जब मैंने स्लाइड में बताया तो वो कौन सा होता है? ई। संवृत्त स्वर कौन होता है? ई होता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन होते हैं? छोटी ई, ठीक है, उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ, ये सभी संवृत्त स्वर हैं। ये जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 4 प्रकार के, अभी मैंने बताया कौन कौन सा? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक है। देखिए, निम्न में मूर्धन्य व्यंजन है। अब व्यंजनों को हम कैसे पढ़ेंगे? तो व्यंजन पढ़ने के लिए देखिए, कंठ तालव्य व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? व्यंजन के जो वर्ग हैं, ठीक है, व्यंजन के जो वर्ग हैं, वर्ग वो कौन कौन से हैं? 5। कौन कौन से? क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए, ये व्यंजनों से रिलेटेड एक नोट है, ठीक है, आपको इस सीरीज में मिल जाएगा मेरे, ठीक है दोस्त। तो आपको इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आप इसमें देखिए, देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान, ठीक है, अघोष, अघोष, ठीक है,
और सघोष सघोष, ठीक। तो ये जो है ये 2 लाइन अघोष का है, ठीक है, ये 2 लाइन सघोष का है, ठीक। ये अनुनासिक व्यंजन का है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और जान लीजिए, ठीक है, इसी में जान लीजिए अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या आता है, अल्प प्राण, ठीक है, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ये इस तरह से मतलब इसमें क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कह देगा कंठ वर्ण कौन कौन सा है, तो कंठ वर्ण में क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया, ठीक है। देखिए हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा, पांचवा, उसे अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक मतलब बोलने से नाक से भनभनाहट आएगा, अ इ अण न म, ठीक है दोस्त, ये अनुनासिक होता है। इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कंठ कंठ वर्ण कौन सा होता है, क वर्ग जो भी होता है, जो क वर्ग है, ठीक है, वो कंठ वर्ण है, ठीक है। तालव्य वर्ण कौन सा है, तो जो च वर्ग है, च वर्ग, च छ ज झ य, वो तालव्य है। मूर्धन्य कौन सा होगा, तो मूर्धन्य होगा ट ठ ड ढ ड, ये ण जो है मतलब ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। और दंत व्यंजन जिनको बोलने से दांत मतलब जीभ जो है दांत को स्पर्श करे, तो त थ द ध न, बोल के देखिए त थ द ध न। जो दंत है, दंत वाला तो थ दो, देखिए इसमें दो आ रहा है ना, तो दंत वाले में तो थ दो, दो वाला मतलब पूरा तो थ दो ध न, ये दंत है। ओष्ठ वाले में बोलने पे ओठ सट जाए, ठीक है, बोलने पे ओठ सट जाए, प फ ब भ म, म बोलेंगे नाक से भरभराहट आएगा, प फ ब भ म, ये क्या हो जाएंगे आपकी ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो कंठ वर्ण, क वाला कंठ वर्ण, ठीक है, तालव्य, तो च वाला तालव्य होता है, मूर्धन्य ट वाला मूर्धन्य होता है, दंत यानी कि तो वर्ग वाला दंत होता है। ओष्ठ बोलने से ओठ सट जाए, वो क्या हो जाएगा आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। वो कौन कौन से हैं देखिए, य र ल व, य र ल व। य जो है उसे तालव्य व्यंजन बोला जाता है, य को, ठीक है, य क्या है तालव्य व्यंजन है, ठीक है। र क्या है मूर्धन्य है, और जो ल है, ल को दंत भी बोला जाता है, ठीक है। और वो क्या है ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ भी है, इसे दंतोष्ठ भी बोला जाता है व को, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ ले उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो उसमें व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन सा, सौ, बड़ा सौ, षटकोट वाला सौ, ठीक है, जिसे पिठफरुआ सौ बोला जाता है, ठीक है, छोटा सौ और हो, यानी कि सौ हो, ठीक है, सौ हो, ठीक है, ये उसमें व्यंजन है, सौ हो। इसमें बड़े सौ को तालव्य व्यंजन, जो खटकोड़ वाला या षटकोड़ वाला सौ होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। और छोटे वाले सौ को, सांप वाले सौ को क्या बोलते हैं, दंत व्यंजन। और ह जो है वो कंठ वर्ण है, ह क्या है कंठ वर्ण है, ठीक है, ह जो है कंठ वर्ण। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा कि अल्प प्राण महाप्राण, घोष सघोष, ठीक है, घोष अघोष, ठीक है। तो हर वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण, अल्प अल्प प्राण, अल्प प्राण 135 याद कीजिए अल्प प्राण के लिए, ठीक है। और महाप्राण जो होता है, महाप्राण जो होगा, महाप्राण होता है आपका 2 और 4 हर वर्ग का। देखिए ये दूसरा जो है और ये जो चौथा है ये महाप्राण होता है, ठीक है। तो इसको एक बार सारणी आप देख लीजिए ध्यान से, इसको एक दो बार जब देख लेंगे तो वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्यों वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, ज्यों, ज्यों मतलब इसे हम अज्ञों से ज्ञानी पढ़ते हैं, अज्ञों से ज्ञानी, इसे ज्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। कौन सा व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। ये ज और इयों के योग से बनता है, किसके योग से बनता है, ज और इयों। हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, व्यंजन में जो है, ठीक, व्यंजन में जो है 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। वो कौन कौन सा है, देखिए संयुक्त व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे, एक तो ये ज्यों हो गया, ठीक है दोस्त। देखिए 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसमें जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, पहला तो आपका ज्यों हो गया, ठीक है। और जो दूसरा होगा आपका होगा छ, छ से छतरी वाला छ जो होता है हलंत वाले क के साथ, ठीक है। और ये जो होता है षटकोण वाला सौ, इसके साथ क और सौ मिलके छ होता है, ठीक है, छ हो गया। अब इसमें आता है त्र, 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 तो प्लस र, तो प्लस र से मिलकर त्र बनता है, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक, छ त्र तीसरा हो गया। और जो चौथा है वो होता है स्र, क्या होता है स्र, ठीक है, श्रीदेवी वाला स्र। तो स
हलंत के साथ अब प्लस र, याद रखिएगा हलंत जरूर रहता है जो पहला वर्ण होता है, ठीक है। ये जो जो ज्यों लिखा है, ज्यों में हलंत रहता है और यों में हलंत नहीं होता है, ठीक है। ज्यों और यों होता है ज्यों, ठीक है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है दोस्त। और अगला हम लोग चलते हैं कि दंत वर्तस्य महाप्राण सघोष, ठीक है, या घोष जिसे बोला जाता है। दंत वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। अभी जो मैंने वहाँ सारणी दिखाया था, ठीक है, उस सारणी के ऊपर आप जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें आता है ध, ठीक है। जो ध व्यंजन है ध, ठीक है, ध जो है ये महाप्राण होता है, ठीक है। इसको दंत, इसका उच्चारण दंत से होता है, ठीक है। और वर्तस्य मतलब इसके मूर्धा से इसका मतलब स्पर्श होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। सघोष भी होता है ये, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, ठीक। और 25 नंबर वाले में आते हैं ल और व का उच्चारण। जो ल और व है, ल और व का उच्चारण जो होता है, ठीक है, ल और व ऐसे हैं, ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, ल और व अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और इनका उच्चारण जो होगा वो दंत से होगा, ठीक। दंत से भी इनका उच्चारण होता है ल और व का, ठीक है। ल और व का दंत से भी उच्चारण होता है, ठीक है दोस्त। 16 नंबर है पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, तो पार्श्विक व्यंजन में एक ही है इसमें पार्श्विक व्यंजन, वो है आपका लौ, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं, लौ को बोलते हैं, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन या हाँ लौ को ही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पूछ लिया लुंठित व्यंजन, ठीक है, लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन में आपको कुछ नहीं करना है, जो र होता है लुंठित व्यंजन होता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि लुंठित को ही प्रकंपित बोला जाता है, ठीक है। प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, वो र होता है लुंठित अथवा प्रकंपित, ठीक है। लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन। अगर आपसे पूछ ले कि अब बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 2 हैं, ठीक है। इसी को ताड़न जात बोला जाता है। उत्क्षिप्त को क्या बोला जाता है, ताड़न जात व्यंजन, ठीक है। ताड़न जात व्यंजन ये कौन कौन से हैं ताड़न जात वाले, ठीक है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात। तो ये आपका होता है ड, ठीक है, और नीचे एक लगेगा ढ, ठीक है। ड और ध, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, ड और ढ को, ठीक है। अब इसी में कुछ और जान लीजिए, दो चार चीज़ें। अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है, तो ये होता है य और व, य और व होता है, ठीक है। अब अगर पूछ ले आगत व्यंजन, आगत या गृहित व्यंजन, ठीक है, आगत या गृहित व्यंजन, तो वो ज और क्या होता है, फ होता है, ज और फ, ज और फ जो होता है आगत अथवा गृहित व्यंजन होता है, ठीक है। अब अगर आपसे अगर पूछ ले, ठीक, तो स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी वर्ण, ठीक है, स्पर्श संघर्षी वर्ण जो होता है चौ छ ज छ होता है। अगर पूछ ले वर्तस्य व्यंजन, अभी मैंने वहाँ जिक्र किया था एक क्वेश्चन में, ठीक है, वर्तस्य व्यंजन कौन कौन सा होगा, तो वर्तस्य व्यंजन में कौन कौन सा हो जाएगा, न ल रस, ठीक है, न ल और कौन सा हो जाएगा रस, ठीक है, नल रस, ये वर्तस्य व्यंजन होता है, ठीक है दोस्त। अब अगर आपसे पूछ ले कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, देखिए क वर्ग, च वर्ग, 5 इसके 5 इसके, क चौ, ट वर्ग, प वर्ग, क चौ ट, त वर्ग छूट रहा है, ठीक है, क चौ, क चौ ट त, ठीक है। त वर्ग अभी आपका छूट रहा है इधर, तो एक त वर्ग हो जाता है आपका, ठीक है। त वर्ग में 5, 5 क चौ ट त और प वर्ग, ये आपके जो होते हैं ये यहाँ से क से म तक, ठीक है, कहाँ से, क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन कराते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है दोस्त, 25 होती है स्पर्श व्यंजन 25। और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन भी अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, द्विगुण व्यंजन अभी हमने बताया ड और ढ जो होता है, तो उनको लेकर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 27 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कुल कितने अयोग्यवाह हैं। अयोग्यवाह होते हैं आपके 2, ठीक है, अयोग्यवाह होते हैं 2। वो अयोग्यवाह हैं अन और अह। इन्हें क्यों अयोग्यवाह बोला जाता है, ठीक है, इनका जो उच्चारण होता है स्वर से, और जो इनका मतलब स्टार्टिंग स्वर से और जो एंड होता है वो व्यंजन से होता है, अंग, ठीक है, अंग, ठीक, इन्हें अंग बोला जाएगा, ठीक है, अंग, अंग, ठीक है। तो ये अयोग्यवाह होते हैं, इनकी गिनती न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, इसलिए ये अयोग्यवाह हैं, ठीक है दोस्त, अन और अ, ठीक है।
देखिए हिंदी में जो अ ध्वनि है, अ ध्वनि, इसे डॉक्टर, जैसे ये अ है ना, तो अगर हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पे जो ये बिंदी चाँद लगा हुआ है, चाँद वाला मात्रा, ठीक है, अ, तो ये कहाँ से लिया गया, इसका समावेश कहाँ से हुआ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका समावेश जो हुआ है, ठीक, इसका समावेश हुआ है आपका अंग्रेजी से, ठीक है, अ ध्वनि का समावेश हुआ है अंग्रेजी से, ठीक है। अब 31 नंबर में चलते हैं स्लाइड पे, जिसमें 20वां क्वेश्चन है, कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपी 2018 जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आया था कि किसमें री की मात्रा लगे। देखिए क्रिया इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वर्षा में भी नहीं है, रिप में भी नहीं है, वृष्टि, देखिए वो में री का मात्रा लगा है वृष्टि, यानी कि आपका ये वाला देखिए मात्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई पुल्लिंग नहीं है। इसके अलावा वर्णमाला के सारे अक्षर क्या होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। इसके अलावा वर्णमाला के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। री भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, मतलब कहने का मतलब पुल्लिंग नहीं है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जो ये ई और ई है, ये स्त्रीलिंग है, इसके अलावा री भी स्त्रीलिंग में आता है, इसके अलावा सभी पुल्लिंग में हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये आपका वर्णमाला का सेशन ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे एक दो बार रिवाइज करके ज़रूर देखिए, ठीक है, इससे आपको बहुत सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ अभी जो मैंने स्लाइड यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्त। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।